So let's start with subject business analytics lesson number 2, data preparation, summarization and visualization using spreadsheet part 2. Okay, हमने जहाँ से छोड़ा था 2.10 तक हो गया था रिमूविंग डुप्लीकेट वैल्यूज एंड ऑल. उसके बाद अब हमें डाटा वैलिडेशन से स्टार्ट करना है. ठीक है, दिस इज योर पार्ट 2 ऑफ लेसन 2, राइट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन होता क्या है बेटा, आपको पता है कि एक्सेल एक पावरफुल टूल है डाटा एनालिसिस के लिए. फिर हम उससे क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है. बट जो रिलायबिलिटी होती है ऑफ दीज एक्टिविटीज डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी. किसकी एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी पे डिपेंड करता है? हाँ, ऑफ द डेटा. कि जो डेटा है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, डाटा वैलिड होना चाहिए. ठीक है, तो डाटा वैलिडेशन हेल्प्स यूजर्स कंट्रोल द इनपुट टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी. कि डाटा वैलिडेट नहीं होगा तो दिक्कत आएगी कि गलत है, कैसे है, कैसे नहीं है, वी डोंट नो. सो इसलिए डेटा वैलिडेशन हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए इनपुट को और इंश्योर करता है एक्यूरेसी रहे और कंसिस्टेंट रहे डेटा. ठीक है, तो डेटा वैलिडेशन क्रूशियल फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जो अलाउ करता है यूजर्स को कि वो कंट्रोल करे इनपुट रूल्स. ठीक है, इनपुट रूल्स वो स्पेसिफिक सेल्स, जैसे ये हमारे रोज कॉलम्स हैं, सेल्स, ये हमारे पर्टिकुलर सेल्स है, तो इनके इनपुट को कंट्रोल करता है. रिस्ट्रिक्टिंग इनपुट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है, प्रिवेंट करता है डर्टी डेटा. हमने डर्टी डेटा पहले पढ़ा था कि क्या होता है, कि जो हमारे लिए वेग है, बेकार है, उस डेटा को हटा देता है, प्रिवेंट करता है एंट्रीज उन सेल्स में डर्टी डेटा की एट द सोर्स. ठीक है, तो खाली जो ऐसा डेटा जो वैलिड हो गया है, जिसका वैलिडेशन हो गया है, जो सही है, एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है, उसी को हम उस सेल के अंदर लिखेंगे. इंश्योरिंग डेटा मॉडल्स रिमेन प्रिसाइज, जिससे जो हमारा डेटा मॉडल्स है, जो हमारा डाटा है, वो क्या रहे, प्रिसाइज रहे. ठीक है, प्रिसाइज रहे, रिलायबल रहे, हम उस पर रिलाई कर सके, हमें उस पर विश्वास हो, एंड मैथमेटिकली साउंड. ठीक है, ओके. अब क्या है स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन किसकी, डेटा वैलिडेशन की, कि हम कैसे डाटा को यूजिंग एक्सेल इन एक्सेल ये किया जाता है. सबसे पहले सिलेक्ट द सेल फॉर वैलिडेशन. ठीक है, हमने उस सेल को वैलिडेशन के लिए सेलेक्ट किया, कर लिया सेलेक्ट. ठीक है, हाईलाइट द टारगेटेड इनपुट सेल रेंज. ओके, सेल भी हो सकता है, सेल रेंज भी हो सकता है, चाहे वो वर्टिकल में हो, हॉरिजॉन्टल में, मतलब रो हो या कॉलम हो. हमने उसको हाईलाइट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया. फिर उसके बाद इन द डाटा टैब क्लिक ऑन द डेटा वैलिडेशन टू ओपन डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स. तो क्या होता है, डाटा टैब होती है हमारे यहाँ टैब है, उसमें अलग अलग ऑप्शन है, जिसके अंदर से एक ऑप्शन है डेटा. ठीक है, तो हम उस डाटा टैब को देखेंगे और उसके अंदर से डाटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स उसको क्लिक करेंगे, जिसमें से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा. नेविगेट टू द डेटा टैब ऑन द रिबन पे. ठीक है, और फिर उसके बाद हम डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे अंडर द सेटिंग टैब. सेटिंग टैब में ठीक है क्या करेंगे, डिफाइन योर वैलिडेशन पैरामीटर्स, कि हमारा पैरामीटर क्या है कि हमारा डेटा वैलिड हो. ठीक है, अब सबके लिए अलग अलग होएगा. ठीक है, कि है या नहीं है, किसी के लिए कोई डाटा किसी तरीके से वैलिडेट हो सकता है, किसी के लिए किसी तरीके से, तो वो हमें पैरामीटर डालना पड़ता है उसके अंदर. ठीक है, तो डिफाइन योर वैलिडेशन पैरामीटर. फिर उसके बाद है अलाउ ड्रॉप डाउन, ये एक ऐसे करके होता है ड्रॉप डाउन बॉक्स, उसको हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जब, तो सिलेक्ट होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ और कस्टम. इनमें से हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं. डेटा कंडीशन ऑफ द डेटा. ठीक है, मतलब choose parameters like between, not between, equal to, not equal to, ये सब होते हैं कंडीशन. तो डेटा की कंडीशन कैसी हो, लिमिट्स,
कि मान लो डेटा जो है इससे इसके बिटवीन में होना चाहिए या इसके इसके बिटवीन में नहीं होना चाहिए, इसके इक्वल टू में होना चाहिए या नॉट इक्वल टू में होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर है, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में ही होना चाहिए, लेंथ ये होनी चाहिए। तो ये डाटा वैलिडेशन का होता है, इससे पता चलता है कि डाटा वैलिड है या नहीं है। ठीक है, डेटा कंडीशन हो गया। अब लिमिट, लिमिट क्या है? लिमिट यानी मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक है, एंड द एक्सेप्टेबल रेंज और लिमिट बेस्ड ऑन द अबव सिलेक्शन, जैसे कि अलाउ वैल्यूज बिटवीन 100 1000। ठीक है, तो मिनिमम 100, मैक्सिमम 1000। होल नंबर ले लिया, बिटवीन ले लिया, एंड देन द मिनिमम टू 100 टू मैक्स 1000। ठीक है, तो इससे क्या इनपुट मैसेज, फोर्थ क्या है? इनपुट मैसेज। क्या मतलब हुआ? हम जो है ना इवन कॉन्फ़िगर एंड इनपुट मैसेज, हम इनपुट मैसेज भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, दैट विल अपीयर व्हेन द सेल इज सेलेक्टेड। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हमें इनपुट मैसेज टैब को क्लिक करना पड़ेगा डायलॉग बॉक्स में, फिर गिव अ ब्रीफ टाइटल, हम ब्रीफ छोटा सा टाइटल देंगे फॉर द इनपुट मैसेज बॉक्स एंड एंटर द गाइडेंस टेक्स्ट दैट विल अपीयर व्हेन समवन सेलेक्ट द सेल। and the guidance cell text will instruct user on what type of data to enter। और एक और ऑप्शनल फीचर होता है MS एक्सेल में, दैट यू कैन कस्टमाइज द एरर अलर्ट। ठीक है, जो एरर अलर्ट होता है कि एरर ना आए, एरर अलर्ट, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे कर सकते हो? अंडर अलर्ट टैब, अंडर एरर अलर्ट टैब स्पेसिफाई व्हाट वुड हैपन इफ यूजर्स एंटर इनवैलिड डेटा। क्योंकि इनवैलिड डेटा डाल दिया, गलत डेटा डाल दिया, ठीक है, तो उससे व्हाट वुड हैपन, क्या होगा? ठीक है, तो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डेटा इज एंटर, चेक दिस टू एनेबल एरर अलर्ट। ठीक है, अगर हमें दिखाना है तो हम उसको एनेबल कर देंगे, है ना। अगर हमें अलर्ट दिखाना है तो हम उसको क्या कर देंगे? एनेबल, नहीं तो ऑफ कर देंगे। और वैसे स्टाइल क्या? चूज द फ्रॉम स्टॉप, वार्निंग, इंफॉर्मेशन टू इंडिकेट सेवरिटी ऑफ अलर्ट, कि हमें किस टाइप की अलर्ट चाहिए। हमें स्टॉप एक आ जाता है ना, नहीं तो वार्निंग ऐसे दिखाए, या फिर इंफॉर्मेशन में दिखाए कि आपने गलत दिखाया है, या वार्निंग दिखाया, स्टॉप में दिखाया। तो ये होते हैं स्टाइल, लेकिन स्टाइल में आपको वो अलर्ट दिखाना है। ठीक है, अब वो एरर मैसेज का टाइटल, वही जो मैंने बोला वो डालो, और फिर एरर मैसेज, कि आपका एरर मैसेज आना क्या चाहिए, आप टाइटल हो गए वो डालोगे, और फिर उसका अंदर का मैसेज कि टाइप द मैसेज इज टू बी डिस्प्लेड, इट मस्ट एक्सप्लेन द एरर, इट सजेस्ट द वे टू करेक्ट इट, कि कैसे हम उस एरर को ठीक कर सकते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर जनरल उसका वो है, जो सिलेक्ट द स्टॉप, रिजेक्ट एंट्री, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन, ये हमारी स्टाइल्स हो गए। डिटरमाइन द एनफोर्समेंट लेवल व्हेन इनकरेक्ट डेटा इज टाइप्ड। ठीक है, और इनपुट में सेटअप प्रॉम्प्ट डाल दो आप, इंस्ट्रक्शन टू गाइड द यूजर्स व्हेन सिलेक्टिंग सेल्स। ओके, वो ही दे रखा है। नेक्स्ट देखो, इसमें देखो ये रहा सेटिंग, इनपुट मैसेज एरर अलाउ कर दिया हमने, वो वैलिडेशन करी, होल नंबर बिटवीन 100 1000 ऐसे करके, साइड में इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट है। ठीक है, दिस इज अ डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट पेज, फाइंडिंग मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, फाइंडिंग मिसिंग वैल्यूज, इससे पहले एक हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जो मैं आपको ऐसे ही बताना चाहूँगी कि आउटलायर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हमने पहले भी किया था, इसमें थोड़ा सा मैं आपको और अंदर अगर मैं बताऊँ इसमें तो, अच्छा ये है आगे, चलो तो मैं इसमें ही बता देती हूँ, पहले इस पे ही चलते हैं, फिर मैं आऊँगी आपका मिसिंग वैल्यूज पे। ठीक है, ओके, सो चलो लीव इट, पहले हम यही कर लेते हैं, फिर उस पर आते हैं। फाइंडिंग मिसिंग वैल्यूज, हम मिसिंग वैल्यूज कैसे ढूंढ सकते हैं? हमने बोलते कि हम एजम्पशन लगा सकते हैं, पहले हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, है ना, हम एजम्पशन लगा सकते हैं, या हम क्या बोलते हैं राउंड ऑफ कर सकते हैं, हम मतलब मीन मीडियन मोड से निकाल सकते थे। लार्ज एंटरप्राइज डेटा सेट्स ऑफन सफर फ्रॉम ब्लैंक डेटा और मिसिंग डेटा पॉइंट्स, इससे अलाउ स्ट्रक्चर्ड आइसोलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यूज यूजिंग लॉजिकल अरेज। लॉजिकली हम उसको कर सकते हैं कंबाइंड विद लुकअप फंक्शन। एक आता है आपका लुकअप फंक्शन,
अब यहाँ से हमारे फंक्शंस और लुकअप लुक डाउन फंक्शन होता है एक हमारा लुकअप फंक्शन, जिसमें क्या होता है, लार्ज एंटरप्राइज डेटा सेट्स ऑफन सफर, तो इसकी वजह से एक्सेल जो है वो अलाउ करता है स्ट्रक्चर्ड आइसोलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यूज यूजिंग लॉजिकल अरेज कंबाइंड विद लुकअप फंक्शन। अब देखो, टू डिटेक्ट इफ एंट्रीज इज एन एक्टिव अरे, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए एंट्रीज एक एक्टिव अरे में, column A are absent from master records array reference list, apply the following robust formula tracking missing row indices। ठीक है, हम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है बेटा, बहुत सारे n नंबर ऑफ फॉर्मूलेज हैं एक्सेल में। अब बहुत सारे टाइप्स के फॉर्मूले होते हैं एक्सेल में। अभी आपको समझ में मतलब थोड़ा सा इसके लिए मेरे को आपका बेस बनाना पड़ेगा। देखो, एक्सेल डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर फंक्शन टू लिस्ट मिसिंग वैल्यूज, ठीक है, उसके नहीं होते हैं, तो इसलिए इन एक्सेल इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखो डाटा इंटीग्रिटी की वजह से हमने बोला डाटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब जिसकी वजह से हमें लगे, जो बंदा जो यूज़र है उसको लगे कि डाटा सेट क्या है, कंप्लीट है, उसके अंदर एक वो आए अंदर से कि हाँ वी कैन रिलाई ऑन इट, विश्वास आए। डेटा रिकन्सिलेशन दैट फैसिलिटेट्स अ रिकन्सिलेशन प्रोसेस, कि मैच हो जाए भाई, क्वालिटी एश्योरेंस हो जाती है, एफिशिएंट एनालिसिस हो जाती है, ठीक है। अब लिस्ट मिसिंग वैल्यूज इन एक्सेल, तो आइडेंटिफाई करने के लिए मिसिंग वैल्यूज के एक्सेल के अंदर हम जो है ना कुछ फंक्शंस लगाते हैं, जैसे कि इफ इज नंबर, ठीक है, सुनो ढंग से, इफ इज नंबर, ठीक है, कॉमा, और एंड मैच, और ये होते हैं फंक्शन, क्या होते हैं, फंक्शन। इफ इज नंबर ये सारे कैपिटल में लिखेंगे हम, क्योंकि फॉर्मूला है ये, तो इफ इज नंबर और मैच दीज आर फंक्शन। इफ क्या करता है, रिटर्न्स वन वैल्यू इफ अ कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर इफ इट्स फॉल्स, ठीक है, रिटर्न कर देता है, मतलब वैल्यू देता है अगर कंडीशन ट्रू हुई, और अगर दूसरी हुई तो अगर फॉल्स हुआ तो दूसरी दे देता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ना यहाँ पे ना 0 आएगा अगर ये पॉजिटिव में रहा, अगर नेगेटिव में रहा तो 1 आएगा, तो अगर ट्रू रहा तो 0 और अगर नेगेटिव में रहा तो 1, तो वही चीज़ है। इस नंबर चेक इफ वैल्यू इज अ नंबर, ठीक है, कि वैल्यू जो है कहीं वो नंबर तो नहीं है, जो हमारा ब्लैंक बॉक्स है वो कहीं नंबर तो नहीं है, ठीक है। और मैच फंक्शन क्या करता है, सर्चेस फॉर अ वैल्यू इन अ रेंज एंड रिटर्न इट्स रिलेटिव पोजीशन, कि वो रेंज जो हमारे पास रेंज गिवन है कोई, उसमें हम रिलेटिव चीज़ देखते हैं, वो मतलब फंक्शन रिलेटिव चीज़ देखेगा कि उससे मिलता जुलता कुछ हो पोजीशन, ठीक है। जैसे इफ एग्जांपल लेते हैं, इफ अ कॉलम ए, ठीक है, हमारे पास एक कॉलम ए है, हैज़ अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखा है, चलो हमने प्रोडक्ट ले लिया, ओके, और मिसिंग वैल्यूज इन दिस डाटा कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग अ फॉर्मूला, कौन सा, इफ इज नंबर, इज नंबर भी आ गया कि कई नंबर हो, मैच करे, तीनों ही फंक्शन लगा दिया हमने, इफ भी लगा दिया, इज नंबर भी लगा दिया और मैच भी लगा दिया, ठीक है। A2 रो का हमने ये रहा A2, मास्टर रेंज, ठीक है, मास्टर रेंज हमें दे रखी है, और कॉमा 0, नहीं तो 0, अगर मास्टर रेंज में आया है तो ठीक है, नहीं तो 0, नहीं तो 0, मतलब कि इफ भी लगा दिया हमने, कंडीशन भी लगा दी, अगर नंबर ए भी देख लो, मैच है रेंज में तो ये भी देख लो, और अगर है तो मास्टर रेंज लगा देना, ठीक है, मास्टर रेंज लगा देना, नहीं तो 0, कॉमा होता है, यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो 0, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स रो A2 में, ठीक है। मैच जो होता है वो लुकअप वैल्यू होता है, लुकअप अरे होता है, लुक टाइप होता है, जहाँ पे लुकअप वैल्यू इज द वैल्यू टू बी मैच्ड इन द लुकअप अरे, लुकअप अरे इज अ रेंज ऑफ सेल्स बीइंग सर्च्ड, और मैच टाइप ऑप्शनल होता है, इट कैन हैव वैल्यू -1 0 और 1। अभी आपको इतना ढंग से अब समझ में आए ना आए, देखो जो लुकअप एक होता है लुकअप वैल्यू, एक होता है लुकअप अरे, और एक होता है मैच टाइप, ये ऑप्शनल होता है मैच टाइप। पहले इन दोनों को देखो, लुकअप वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू होती है, टू बी मैच, जिनको हमें देखना होता है, जिनको हमें मैच करना होता है, किसमें, लुकअप अरे में, लुकअप अरे
से देख के मैच करना होता है, दैट इज योर लुकअप वैल्यू। लुकअप अरे क्या होता है, ये रेंज ऑफ सेल्स होता है जिनको ढूंढना होता है। और लुक अप दिस जो ऑप्शनल था हमारा लुकअप वैल्यू, उसमें उसकी होती है -1, वो होता है -1, 0 और 1 के बीच में। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो वैसे 1 होती है। और जो आर्ग्यूमेंट अगर स्पेसिफाई करता है हाउ एक्सेल मैचेस लुकअप वैल्यू विद द वैल्यूज इन लुकअप अरे, क्योंकि हमें वो अरे लुकअप अरे और लुकअप वैल्यू को क्या करना होता है, मैच। ठीक है, तो हम फिर अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, जैसे हमने ए के लिए लगाया है यहाँ पे, वैसे ही हम बी वाले के लिए लगाते हैं। जैसे यहाँ पे A2 था, तो अब हम यहाँ पे A3 के लिए नहीं, जैसे यहाँ पे A B C ऐसे होता है ना, तो ये A2 के लिए लगाया था हमने, वैसे यहाँ पे A3 के लिए लगाएंगे, A4 के लिए लगाएंगे, A5 के लिए लगाएंगे, ऐसे ही सेम चीज़। ठीक है, मिसिंग वैल्यूज कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड यूजिंग फिल्टर फीचर। हम इसको फिल्टर फीचर से भी लगा सकते हैं ऑन कॉलम बी टू डिस्प्ले ओनली मिसिंग नंबर्स बाय एक्सक्लूडिंग ब्लैंक सेल्स। ये ब्लैंक सेल्स हैं, इनको हटा के खाली मिसिंग वैल्यूज को दिखाएंगे। अब आइडेंटिफाइंग आउटलायर्स, ठीक है, जो बाहर है रेंज से, उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इनका थोड़ा थोड़ा हमने पहले भी पढ़ा था कि देखो, an outlier represents an anomalous data point that derives significantly from rest of the data set, जो बाकी डेटा सेट से आता है। लेफ्ट अनमैनेज्ड, जिनको छोड़ दिया जाता है अनमैनेज्ड। आउटलायर्स स्क्यू एवरेजेस एंड डैमेज फोरकास्टिंग रिलायबिलिटी। जब हम एनालाइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं डाटा को, आउटलायर्स इफ प्रेजेंट इन द डाटा इम्पैक्ट एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड यूजेबिलिटी ऑफ द डाटा ऑफ कोर्स। तो देयरफॉर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू आइडेंटिफाई एंड मिनिमलाइज आउटलायर्स इन ऑर्डर टू अवॉइड द पोटेंशियल डिस्क्रिपेंसीज जो उनकी वजह से होए। तो इसलिए आउटलायर्स इज अ डाटा पॉइंट, ठीक है, और अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम एवरेज और एक्सपेक्टेड रेंज। Presence of outliers can give detrimental results while forecasting certain crucial values, जिनकी वजह से जो वो होती है डिसीजंस होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। इसलिए टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा रिपोर्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द आउटलायर्स। पहले उनको आइडेंटिफाई करना होता है, फिर कैलकुलेट देयर इम्पैक्ट एंड मिनिमाइज देम, कि उनसे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और फिर उनको हमें कम करना पड़ता है। और इनको हैंडल करने के लिए MS एक्सेल में हमें क्या करने पड़ते हैं, कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जैसे कि हमें डाटा को रिव्यू करना पड़ेगा, जो डेटा वैल्यूज होते हैं उनको सॉर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, किसको, डाटा वैल्यूज को, कि कौन कौन से है। फिर आइडेंटिफाई करेंगे हम डाटा क्वार्टाइल्स को। अब ये डाटा क्वार्टाइल क्या होता है, ठीक है, अच्छा चलो हम डाटा क्वार्टाइल को करते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज को देखते हैं, अपर एंड लोअर बाउंड्स देखते हैं, और फिर हम आउटलायर्स को रिमूव कर देते हैं। जब हमने सॉर्ट किया, ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं बड़े बड़े डाटा को जिनके अंदर डिस्क्रिपेंसीज है, जिन आउटलायर्स को हमें एलिमिनेट करता है। अब ये जो वैल्यू होते हैं ना, ये स्ट्रेट अवे डिलीट भी हो सकते हैं, बट अ बेटर ऑप्शन इज टू रिमूव ओनली स्टैटिस्टिकल एनॉमलीज। ठीक है, अब डेटा क्वार्टाइल्स क्या होती है, डेटा क्वार्टाइल क्या होता है, ठीक है, तो टू कैलकुलेट द आउटलायर्स इन द डाटा, ठीक है, कैलकुलेट क्वार्टाइल्स यूजिंग एक्सेल्स ऑटोमेटेड क्वार्टाइल फॉर्मूला। ऑलरेडी इसके लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है इन एम्प्टी सेल। इसका भी फॉर्मूला क्या है, क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का फॉर्मूला है क्वार्टाइल, और ब्रैकेट में यहाँ पे हम रो कॉलम वो सब लिखते हैं, सेल नंबर वगैरह लिखते हैं। ठीक है, देखो, आफ्टर द लेफ्ट पैरेंथेसिस स्पेसिफाई द फर्स्ट एंड लास्ट सेल इन योर डाटा, कि फर्स्ट सेल हमारा ये, लास्ट सेल हमारा ये, सेपरेटेड बाय कॉलन, और उसको हम किससे सेपरेट करते हैं, कॉलन से। जैसे मान लो क्वार्टाइल, जो इंटर क्वार्टाइल मान लो A50 टू A100, 1 खत्म। सो ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फाइंड मतलब ढूंढ देगा, ये फाइंड करेगा वैल्यूज, ठीक है, फ्रॉम A1 सेल, फ्रॉम A1 सेल टू, देखो जो 25% होता है डेटा पॉइंट का,
ठीक है। ये 25th परसेंटाइल होता है ना, वो होता है क्वार्टाइल 1। ठीक है। फिर 50th वाला 50th क्वार्टाइल होता है तुम्हारा सेकेंड क्वार्टाइल, ऐसे 75th और 100। ठीक है। अब इंटर क्वार्टाइल क्या होता है, आई क्यू आर इसको कह सकते हैं हम। आई क्यू आर देखो ये रहा इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या होता है ये, एक्सपेक्टेड एवरेज रेंज ऑफ द डेटा विदाउट आउटलायर्स वैल्यू। आउटलायर्स जो हमारे हैं ना, उनको हटा के जो एक्सपेक्टेड एवरेज रेंज है हमारी, एवरेज रेंज एक्सपेक्टेड वाली, उनको वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और कैसे करेंगे कैलकुलेट, सब्सट्रैक्टिंग द फर्स्ट क्वार्टाइल फ्रॉम द थर्ड क्वार्टाइल। क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 इज योर इंटर क्वार्टाइल। ये आपने शायद इको में भी पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है। और अपर एंड लोअर बाउंड क्या होते हैं, अलाउज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वैल्यूज दैट आर हायर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू से अगर ज़्यादा आ जाता है तो अपर बाउंड, और अगर लोअर आ जाता है तो लोअर बाउंड। अपर बाउंड और लोअर बाउंड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग आई क्यू आर। जो भी हमारा आई क्यू आर है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके और ऐड करके क्वार्टाइल 3। मान लो हमारा आई क्यू आर, चलो आई क्यू आर को आई क्यू आर ही ले लिया, उसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 को और फिर उसके अंदर हम ऐड कर देंगे क्वार्टाइल 3 को। ठीक है, क्वार्टाइल 3 को हमने ऐड कर दिया। ये रहा आई क्यू आर इज इक्वल्स टू क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। और लोअर बाउंड क्या होता है, Q1 माइनस 1.5 इंटू क्यू आर और Q3 प्लस 1.5, ये हमारा अपर बाउंड। और लोअर बाउंड को कैसे करेंगे, लोअर बाउंड को Q1 माइनस, ठीक है, लोअर है तो माइनस, अपर है तो प्लस, और माइनस किसे करेंगे, वही लोअर वाले से तो Q1 और अपर है तो Q3, बाकी 1.5 इंटू आई क्यू आर, 1.5 इंटू आई क्यू आर। ठीक है, देखो कैलकुलेट फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 25th, Q3 75th, फाइंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल रेंज 1 रेंज 3। ठीक है, ओके। An outlier represents an anomalous data point that deviates significantly from rest of the data set. Left unmanaged, the standard structure method to catch anomalies is IQR method. It established upper and lower mathematical boundaries to filter out extreme variance. हमने पढ़ा Q1 का 25th, Q3 का 75th, IQR क्या होता है, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, और IQR जो भी हमारा आया हम यहाँ पे 1.5 Q3 माइनस Q1 ऐसे करके भी कर सकते हैं। और फिर इसमें बड़े वाला ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट लगा के Q1 माइनस करके ऐसे दिखा दो और यहाँ पे Q3 प्लस दिखा दो अपर में। ठीक है, चलो ऑपरेशनल एक्शन नोट के, सॉरी, any record value resting strictly lower than the lower bound or higher than the upper bound is classified as an outlier. उसी को ही outlier कहते हैं। should be valid for removal or isolated analysis. उसी को ही remove करना चाहिए, isolate कर देना चाहिए। कोई भी record value जो lower है lower bound से या higher है upper bound से, और higher और upper bound कैसे निकालते हैं वो हमने यहाँ पे सीख ही लिया। उसके लिए Q1 पता होना चाहिए, Q3 पता होना चाहिए और IQR पता होना चाहिए, और आई क्यू आर के लिए Q3 Q1 वही बात है, वही पता होना चाहिए। क्वार्टाइल्स पता होना चाहिए। क्वार्टाइल्स कैसे निकलते हैं, लाइक दिस, 25th percentile and 75th percentile of the data. Then covariance and correlation matrix. ठीक है, तो कोवेरियंस क्या होता है, एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन होता है जो कैलकुलेट करता है जॉइंट वेरिएबिलिटी। ठीक है, जो जॉइंट वेरिएबिलिटी होती है दो रैंडम वेरिएबल्स में, मान लो ए और बी वेरिएबल्स हैं, उनके अंदर क्या जॉइंट वेरिएबिलिटी होगी वो कोवेरियंस के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं गिवन टू सेट्स ऑफ डेटा। टू कैलकुलेट कोवेरियंस इन एक्सेल यूजिंग कोवेरियंस भी फंक्शन यूज होता है। सिंटैक्स क्या लगाते हैं हम, कोवेरियंस डॉट पी array1 array2। ठीक है, जहाँ पर array1 पूरा लिखना होता है, array1 array2, और array1 क्या रेंज और array ऑफ integer values, और array2 is a second range और array of integer values। ठीक है, array contains text or logical values, they are ignored by the covariance in Excel। ठीक है, or the data should contain numbers, names, array or reference that are numeric. If some cells do not contain numeric data तो उनको हम इग्नोर कर देते हैं। और जो डाटा सेट जिनको जो सेम साइज के होते हैं ना, सेम नंबर
ऑफ डेटा पॉइंट्स होते हैं उनके, और जो डेटा सेट शुड बी नीदर एम्प्टी, ना ही वो एम्प्टी होना चाहिए और ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यूज भी जीरो, स्टैंडर्ड डेविएशन उनकी जीरो भी नहीं होनी चाहिए। जो हमें कोवेरिएंस को ढूंढने के लिए एक्सेल के अंदर डिटरमाइन करना चाहिए, इन इज एनी रिलेशन बिटवीन टू कॉलम सी एंड डी, हम उसको कैसे ढूंढ सकते हैं, वही मैंने अभी बताया, कोवेरिएंस डॉट पी अरे 1 अरे 2, ठीक है। अब और वैसे अगर हम देखें फॉर्मूला के थ्रू तो हम उसको कैसे करते हैं, इस तरीके से, क्या, कोवेरिएंस x y is equals to sigma x minus mean of x y minus mean of y अपॉन n, ठीक है, नंबर, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, अगर हमें x और y का कोवेरिएंस ढूंढना है तो समीशन ऑफ व्हाट, x माइनस मीन इंटू y माइनस मीन अपॉन n, ठीक है। तो कोवेरिएंस इवैल्यूएट्स कितने, हाउ मच टू वेरिएबल्स चेंज टुगेदर, किस हिसाब से वो वेरिएबल जो है, मतलब अगर एक बदलता है तो दूसरा किस पे बदलता है। अ पॉजिटिव वैल्यू इम्प्लाइज दे मूव इन सेम डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव कोवेरिएंस आता है यानी वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर क्या आता है अपोजिट मूवमेंट में अगर वो जा रहे होंगे तो नेगेटिव आएगा हमारा, ठीक है। एक्सेल फॉर्मूला पॉपुलेशन इज कोवेरिएंस डॉट पी अरे 1 अरे 2, और फॉर्मूला इसका ये होता है। उसके बाद कोरिलेशन मैट्रिक्स, कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या होता है, एक टेबल होती है जो डिस्प्ले करती है कोरिलेशन कोफिशिएंट्स को, डिफरेंट वेरिएबल्स की कोरिलेशन coefficients. The matrix depicts the correlation between all the possible pairs of values in a table. Such a table is very useful to summarize a large data sets and to identify and visualize patterns in the given data कि उस data के अंदर क्या pattern है, क्या है visual pattern, और उसको आइडेंटिफाई करती है। कोरिलेशन मैट्रिक्स जो होते हैं उसके अंदर रोज कॉलम्स होते हैं जो शो करता है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द वेरिएबल्स। कोरिलेशन मैट्रिक्स इज हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स, ठीक है, where several independent variables are present. अब while covariance gives direction, कोवेरिएंस ऊपर क्या था, डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, डिफरेंट डायरेक्शन है तो नेगेटिव। इसमें क्या होता है, लाइक स्केल्ड स्टैंडर्डाइजेशन, इसके अंदर हम स्केल्ड स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करते। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट रीस्केल्स द वेरिएंस स्ट्रिक्टली, किसके बीच में, -1 to +1, इसकी रेंज क्या होती है, अगर हम उसमें देखेंगे नंबर लाइन में तो इसकी रेंज -1 to 1 होती है और बीच में 0, तो इनके बीच में होती है, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकती, -1 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, कोरिलेशन मैट्रिक्स की। और कोफिशिएंट क्या होता है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रीस्केल से वेरिएंस इक्वल बिटवीन 1 - +1 कंप्यूटेड वाया कोरल अरे 1 अरे 2 और पियर्सन अरे 1 अरे 2, ठीक है, कोरल या फिर पियर्सन, ज्यादातर क्या यूज होता है, कोरल, CORREL, कोरल अरे 1 अरे 2। अब कोरिलेशन वैल्यूज देखो, R1 हो सकता है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है, 0 हो सकता है और -1 और 0 के बीच में हो सकता है। इस R अगर एग्जैक्टली 1 होता है उसको होता है परफेक्ट पॉजिटिव, ये हमने अगेन स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रखा है कोरिलेशन रिग्रेशन में कि R इज इक्वल्स टू 1 परफेक्ट पॉजिटिव, 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन, 0 है तो कोई भी कोरिलेशन नहीं है और -1 to 0 है तो नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कब होता है, ऐसे होता है, ठीक है, बोथ फील्ड्स ग्रो एट आइडेंटिकल लीनियर स्केल, दोनों के दोनों जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई वो एक साथ इक्वली ग्रो कर रहे होते हैं और 0 to 1 के बीच में पॉजिटिव, यानी कि वो दोनों स्केल अप कर रहे हैं। वैल्यू वाई क्लस्टर वैल्यूज टेंड टू स्केल अप, और 0 में कम्प्लीटली रैंडम होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, वेरिएबल्स लैक एनी शेयर्ड ट्रेंड, उनका कोई भी शेयर्ड ट्रेंड नहीं होता, दूर दूर होते हैं। और -1 to 0 में नेगेटिव होते हैं, इनवर्स इंटरेक्शन होता है, एक्स स्केल्स अप और वाई डिसेंड करता है, ठीक है, दोनों उल्टे चलते हैं। और ये होता है -1 परफेक्ट नेगेटिव, उल्टा परफेक्ट लीनियर इनवर्स मूवमेंट्स, ठीक है। देखो 1 हो गया ऐसे और डॉट डॉट इनके पास पास हो रहे हैं, नो कोरिलेशन में फैल रखे हैं और ऐसे हो गए,
ठीक है, तो 1 0 एंड -1 ये इंपॉर्टेंट होता है। वैसे अगर बीच में कुछ आ जाए आपके, जैसे मान लो कि ये आपका दे रखा है, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलेगा, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, अगर अपर लेफ्ट टू लोअर राइट जा रहा है तो ये होता है नेगेटिव। अब अगर ऐसे है, ऐसे है और तो इतना है, मतलब लाइन के ऊपर भी नहीं, अगर लाइन के ऊपर होता तो 1 होता और दूर होता तो 0 होता, यानी कि ये 0 से 1 के बीच में है। और अगर इसी में ही ऐसे होता और लाइन के ऊपर भी नहीं है और एकदम फैल नहीं रखा है, यानी कि ये 0 से -1 के बीच में है। ठीक है, मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस क्या होता है, इसको हम रोलिंग एवरेजेस भी कहते हैं, मतलब, और रनिंग एवरेज भी कहते हैं, मूविंग मीन भी कहते हैं। रोलिंग एवरेज इसमें लिखा हुआ नहीं, लिखा तो हम लिख लेते हैं फिर, ऑल्सो नोन एज rolling average, running average और moving mean। ठीक है, as a series of average for a different subset of same data set. This measure is frequently used in statistics, सीजनली एडजस्टेड इकोनॉमिक एंड वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसको किया जाता है टू गेट इनसाइड अंडरलाइंग ट्रेंड्स में। जैसे कि जनवरी में टेम्परेचर इतना है, ठीक है, फरवरी में इतना है, तो हमारा मूविंग एवरेज कितना है कि एवरेजली कितना मूव हो रहा है टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल इन स्टॉक ट्रेडिंग, मूविंग एवरेज गिव्स एन एवरेज वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि हमारा कितना सिक्योरिटी हो रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो a moving average recalculates sequential data sets by taking average of the fixed subset। जो हमारे फिक्स सबसेट्स है उनका वो एवरेज ले लेती है टाइम के ओवर। इट मिनिमाइज वॉलेटिलिटी जो होती है वो कम करती है, डेटा बैकग्राउंड में नॉइस को कम करती है, अंडर अर्थ रियल अंडरलाइंग ट्रेंड्स। अ सिंपल 3 month मूविंग एवरेज यूजिंग द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एवरेज है ना, तो एवरेज, मूविंग एवरेज, एवरेज। ठीक है, जैसे B2 कॉलन B4। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, जैसे B2 to B4 है ना, तो B2 B3 B4 यही हुआ, इसको प्लस करके अपॉन 3 कर दो तब भी एवरेज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया एवरेज का और यहाँ पे हम नॉर्मली कर रहे हैं इसको। जैसे मंथ है, मंथ दे रखा है जनवरी, उसमें वैल्यू है 39, फेब में 42 है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन हमने जो मार्च का लिया तो इन तीनों का एवरेज लिया तो हमारा 47 आ गया। फिर हमने इन चारों का एवरेज लिया तो हमारा 50.67 आ गया, ऐसे। ठीक है, अगर हम इसी को ही अगर स्टेप में लेके करें तो स्टेप में क्या होगा, कहीं पे भी चार्ट, हमारा ये जो चार्ट है पूरा, इसको हम कहीं पे भी सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हमने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद एक लेआउट टैब आएगी, उसके अंदर आता है ग्रुप एनालिसिस ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एनालिसिस ग्रुप। ठीक है, उसके अंदर ट्रेंड लाइन ऑप्शन आएगी, क्या ट्रेंड लाइन की, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या एवरेज चल रहा है, उसमें आप डिजायर्ड ऑप्शन पे जाओ। ट्रेंड लाइन में किस पे जाओगे, डिजायर्ड ऑप्शन, उसके अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं, नन, लीनियर ट्रेंड लाइन, एक्सपोनेंशियल ट्रेंड लाइन, लीनियर फोरकास्ट ट्रेंड लाइन, 2 पीरियड मूविंग एवरेज और भी सारे होते हैं। ठीक है, तो अब उनमें से कोई से भी जो भी आपको चाहिए ऑप्शन उस पर क्लिक कर दो, आपका आ जाएगा। सबसे पहले क्या किया, चार्ट पे क्लिक किया, लेआउट टैब पे गए, एनालिसिस ग्रुप पे गए, ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट किया, फिर उसमें से जो भी आपका ऑप्शन जिस हिसाब से आपको चाहिए आपकी ट्रेंड लाइन, वैसे आपने उस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो आपका हो जाएगा। उसके बाद डेटा समराइजेशन एंड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स, कोड डिस्क्रिप्शन फंक्शन। जो डेटा समराइजेशन होती है एक्सेल के अंदर हम बहुत तरीके से कर सकते हैं ना, कि इतना फैला के हमने डेटा लिख रखा है, उसको संक्षिप्त में छोटा सा समरी के टाइप में लिख दे, हम क्रक्स लिख दे उसको, यूजिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव में हमने पहले भी पढ़ा था क्या क्या आता है, सम, एवरेज, मीन, मीडियन, काउंट, ये वो, स्टेप डेविएशन, वेरिएंस एंड एक्स्ट्रा। So given a list of values in column A, we use Excel function to summarize the value. Quick descriptive profiles can be generated across datasets using standard formulas. Standard कौन से हैं, sum है, average है, count a है और minimum maximum है। इसके अंदर हम और भी लिख सकते हैं, कौन सा, स्टेप डेविएशन और वेरिएंस का, उसको भी मैं बता देती हूँ आपको। पहले सम एवरेज पे आते हैं, सम पे पहले सम और रेंज। ऐड ऑल द वैल्यूज विद इन अ डेजिग्नेटेड अरे, जो भी हमारा अरे है उसको वो ऐड कर देता है। ठीक है, एवरेज है तो एवरेज कर देगा, मीडियन है तो मीडियन आपको डेटा सेट के अंदर दे देगा। जैसे सम A2 to A100 है, उसका सम दे देगा A2 से A100 तक का
पूरा आपको सम करके दे देगा। एवरेज है तो एवरेज करके दे देगा। काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद नंबर्स, ठीक है। काउंट में क्या करता है, काउंट न्यूमेरिकली डेटा पॉइंट्स ओनली, नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करके दे देगा विद नंबर्स। और काउंट ए में एनी डाटा, कोई से भी डाटा, ठीक है। काउंट ऑल नॉन एम्प्टी अल्फान्यूमेरिक एंट्रीज, जरूरी नहीं है कि वो न्यूमेरिक डेटा ही हो, कोई सा भी अल्फान्यूमेरिक एंट्री होगी तो काउंट ए करके दे देगा, अल्फान्यूमेरिक में ए लग जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम वही कैप्चर एक्सट्रीम डेटा बाउंड्रीज, जैसे ए टू ए 100 अगर हमने लिया, ठीक है, इसको मिनिमम में रखा और मैक्सिमम में रखा, तो इसमें से जो स्मॉलेस्ट होगी वो दे देगा और मैक्सिमम होगी वो वाली दे देगा। अब एक होता है स्टेप डेविएशन, तो उसके लिए होती है उसके लिए क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए STDEV, तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। P लगता है इसमें, जैसे वेरियांस में भी हम VAR.P लिखते हैं, तो ये दोनों भी होते हैं इसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियांस निकल जाता है डेटा सेट का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया समराइजेशन। अब विजुअलाइजिंग डेटा विद चार्ट्स, अगर हमें उस डेटा को चार्ट में कन्वर्ट करना हो तो क्या, ठीक है। तो ये हमें हेल्प क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, हेल्प करता है हमें, यूजर्स को हेल्प करता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ड्रॉ डाटा को इन मीनिंगफुल विजुअल स्टोरीज दैट enables them to spot trends in data and communicate complex information effectively. Microsoft Excel provides different type of charts to visualize data in the spreadsheet, है ना। हम चार्ट वगैरह बना सकते हैं। सबसे पहले हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे रो कॉलम में एक्सेल शीट के अंदर, फिर हर एक रो कॉलम को हम क्या करेंगे, लेबल करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे डाटा को और विजुअलाइज करेंगे। फिर हम डेटा को क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे माउस को और हाईलाइट कर देंगे डाटा को, जो भी हमें विजुअलाइज करना है उसको, यानी हमने पूरे को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। रोज और कॉलम्स में जो हमारा डेटा था जिसको हमने सेट किया था उसको हमने सेलेक्ट कर लिया पूरे को, ठीक है, हाईलाइट कर लिया। हाईलाइट करने के बाद सिलेक्शन में इंक्लूड रो एंड कॉलम हेडर्स मतलब ये नेम, क्लास, रोल नंबर, ये वो, ये हेडर्स हो गए, यहाँ पे हो गए कुछ, ठीक है, इनको हमने कर लिया। स्टेप 3, चूज अ चार्ट टाइप बाय क्लिकिंग ऑन द इंसर्ट टैब पे जाओगे, चार्ट पे जाओगे, चार्ट एरिया में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि आपको कॉलम में बनाना है, लाइन ग्राफ बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, एरिया स्कैटर कैसे करना है, क्या करना है। बाय क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन एरो लिस्ट बिलो द चार्ट टाइप, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर आप उसका इंसर्ट द चार्ट को भी इंसर्ट करोगे, डिजायर्ड चार्ट इज सिलेक्टेड, इट्स ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एंड इंसर्टेड इन द वर्कशीट। फिर click and drag to change its position and resize by using the sizing handles at the corners, ठीक है। फिर उसके बाद click on the chart to select it। अब आप इसके अंदर एडिशनल टैब्स यूज कर सकते हो, जैसे डिजाइनर फॉर्मेट से आप इसका डिजाइन चेंज कर सकते हो, फॉर्मेट चेंज कर सकते हो और एडिट कर सकते हो डाटा को, अगर करना हो तो आपका, ठीक है, चेंजेस करने तो वो भी आप कर सकते हो वर्कशीट में, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली करोगे वर्कशीट में चेंज तो आपका चार्ट में चेंज हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चार्ट कन्वर्ट्स रॉ मैट्रिक्स इनटू क्लियर इनसाइट्स, एक्सेल सपोर्ट्स मल्टीपल विजुअल लेआउट्स, ठीक है। जिसमें आपका हो गया कॉलम बार चार्ट्स, इसमें क्या होता है, डिस्प्ले डाटा यूजिंग वर्टिकल कॉलम, horizontal bars, a set of tracking category variance और timeline changes, horizontal layout suits exceptionally long label text, जैसे ये हो गए, ये हिस्टोग्राम्स टाइप में हो गए, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, वर्टिकल बार में, हॉरिजॉन्टल में करते हैं, हर एक बार कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, प्रेफर्ड व्हेन सर्टेन वैल्यूज हैव टू बी कंपेयर्ड, ठीक है। और वैसे ही बार चार्ट्स में क्या होता है, ये इंस्टेड ऑफ वर्टिकल, जैसे ये क्या होते हैं, कॉलम चार्ट्स होते हैं, बट इंस्टेड ऑफ वर्टिकल इनके हॉरिजॉन्टल होते हैं। बार चार्ट ऐसे होते हैं, कॉलम कैसे होते हैं, ऐसे, ठीक है। तो दे आर यूजुअली यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यूज अक्रॉस द कैटेगरीज व्हेन कैटेगरी नेम आर लॉन्ग एंड देयर आर सेवरल कैटेगरीज। और फिर लाइन चार्ट्स क्या होते हैं, कनेक्ट करते हैं हिस्टोरिकल प्लॉट को पैरामीटर्स को ओवर कंटिन्यूअस टाइम लेआउट, हाईलाइटिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरीज, जैसे कि स्टॉक प्राइसेस हो गए, फिर टेम्परेचर मेजरमेंट हो गए, तो ऐसे आप लाइन ग्राफ से बढ़ता घटता हुआ दिखाते हैं ना, ऐसे, तो वो लाइन चार्ट होता है। उसका पाई चार्ट वो सर्कल में जो पहले आप मैथ्स में बनाते भी थे, जिसकी वजह से आप वो मास्टर डी लेके आते थे, मैथ्स फ्रैक्शनल परसेंटाइल स्लाइसेस रिलेटेड टू सर्कुलर टोटल बेस्ट यूज्ड विद फ्यूअर देन 6 कैटेगरीज, कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। रिप्रेजेंट पोर्शन ऑफ ईच कैटेगरी विद इन अ होल। उसके बाद और भी होते हैं जैसे कि स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट आपका ऊपर वाले जो आपने पढ़ रखा था ना उसी की तरह होता है, जिसमें आप, ये हमारा होता है ना, इसमें डॉट डॉट करके दिखाते हैं, जिसके अंदर डाटा पॉइंट्स होते हैं,
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इनको कहते हैं. विद ईच एक्सिस रिप्रेजेंट्स अ वेरिएबल. दीज चार्ट्स डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफाई पैटर्न्स और कोरिलेशन. नेक्स्ट पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स. क्या है इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स, क्या होता है? उससे पहले व्हाट आर पाइवट टेबल्स. पाइवट टेबल्स के होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एमएस एक्सेल का, जो अलाउ करता है यूजर्स को कि वो फटाफट से समराइज कर सके बड़े बड़े अमाउंट ऑफ डाटा को, और एनालाइज कर सके न्यूमेरिकल डाटा को डिटेल के अंदर, और आंसर कर सके अनएंटिसिपेटेड क्वेश्चंस को अबाउट द डेटा. सच अ टेबल इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू क्वेरी द डाटा इन यूजर फ्रेंडली एंड इंटरैक्टिव वे. ठीक है, अब इतना सारा डाटा होता है, उसको किसी ना किसी तरीके से शॉर्ट करना पड़ेगा ताकि हम समझ सके. पूरा का पूरा हम एक्सेल नहीं पढ़ सकते जैसे जो भी होते हैं. तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें पाइवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें सिंगल सेल को क्लिक करना होता है. क्लिक एनी सिंगल सेल इनसाइड द डेटा सेट. फिर क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. इन द टेबल ग्रुप आपको एक पाइवट टेबल दिखेगी. फ्रॉम अ डायलॉग बॉक्स दैट अपीयर्स, एक्सेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट द डेटा एंड डिफॉल्ट लोकेशन सेट फॉर अ न्यू पाइवट टेबल एंड अ न्यू वर्कशीट. ठीक है, तो आपने ये हमारे पास दे रखा है डेटा, और इसके अंदर ये सेल्स, रोज और कॉलम. हमने यहाँ पे इस पूरे डाटा को करना था, किसी भी एक सेल को क्लिक किया, उस पर हम गए, फिर हमने सिलेक्ट करने के बाद हम गए इंसर्ट टैब पे. इंसर्ट टैब में आपको दिखेगा टेबल ग्रुप. ऐसे करके टेबल ग्रुप बना होता है. इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसके अंदर से एक होगा पाइवट टेबल. पाइवट टेबल पे गए, उसके अंदर और भी ऑप्शंस होंगे जिसमें आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको कहाँ पर अपनी पाइवट टेबल चाहिए. ठीक है, आपने जब सिलेक्ट कर लिया कि आपको यहाँ पर चाहिए, तो आप ओके पे करोगे. नाउ ड्रैग द फील्ड, कि आपको कौन कौन से फील्ड चाहिए. मान लो हम अगर स्कूल की बात करें तो नेम ऑफ द स्टूडेंट, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, उसने फीस डिपॉजिट करी नहीं करी, उसकी क्लास टीचर कौन सी है, क्लास कौन सी है, एज क्या है, हाइट क्या है, ये है वो है. तो ये सब हमें जो है चाहिए उसके फील्ड्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गेट, अब जैसे अब हमने अगर प्रोडक्ट का लिया है तो टोटल अमाउंट एक्सपोर्टेड ऑफ ईच प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फील्ड ऑफ रो एरिया, उसकी रोज के एरिया की, अमाउंट फील्ड्स टू वैल्यू एरिया, और कंट्री फील्ड टू फिल्टर्स एरिया. तो हमने ये सब सिलेक्ट किया. उसके बाद आपका क्या बन जाएगा, ये पाइवट टेबल बन जाएगी. पाइवट टेबल बन गई. अब हमें चार्ट बनाना है, टेबल नहीं चाहिए, हमें चार्ट चाहिए. चार्ट क्या होगा, उसी का ही डायनेमिक विजुअलाइजेशन टूल हो जाएगा. ठीक है, ट्रेंड एंड पैटर्न्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड यूजिंग पाइवट चार्ट. ठीक है, प्रेजेंट करता है वो कॉम्प्लेक्स डाटा को क्लियर, कंसाइज और इंटरैक्टिव और फ्लेक्सिबल मैनर में. फॉर एग्जांपल विद द प्राइवेट चार्ट यूजर्स कैन इजीली विजुअलाइज हाउ सेल्स वेरी अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजंस, है ना, प्रोडक्ट की कैटेगरीज. इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, किसी भी वही जैसे सेलेक्ट किया हमने, कोई भी एक सेल सेलेक्ट किया डेटा में, फिर पाइवट टेबल पे एनालाइज टैब पे जाएंगे हम. किस पे, ऑन द पाइवट टेबल एनालाइज टैब, क्लिक ऑन पाइवट चार्ट. टूल्स में आपको टूल ग्रुप में लिखा होगा टूल्स, टूल ग्रुप में आपको दिखेगा पाइवट चार्ट. ठीक है, रिकमेंडेड पाइवट टेबल के साइड में दिखेगा पाइवट चार्ट. उस पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद ओके पे दबाओगे, ऑन द इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स आपका चार्ट बन के रेडी हो जाएगा. ठीक है, अब इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स क्या होते हैं. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स इज यूजुअली वन पेजर रिपोर्ट दैट अलाउ बिजनेस यूजर्स टू ट्रैक एंड मेजर क्रूशियल बिजनेस केपीआईज. ठीक है, क्या बोलते हैं, केपीआईज एंड मेट्रिक्स अंडर वन रूफ. कंबाइन करता है चार्ट को, फिगर को, टेबल को, टू हेल्प द यूजर विजुअलाइज कॉम्प्लिकेटेड डाटा. सबको इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर देगा. इसके लिए क्या करना होता है, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के होते हैं सिंगल पेज कंट्रोल पैनल, ट्रैकिंग, एंटरप्राइज, केपीआईज. ठीक है, यूजिंग कनेक्टेड विजुअल टेबल्स, चार्ट्स और फिल्टरिंग द मैकेनिक्स. ठीक है, डेटा आर्किटेक्चर फ्लो क्या होगा, पहले रॉ टेबल थी, डेटा सेट थी, पाइवट समरी मैट्रिक्स, पाइवट चार्ट, उससे स्लाइसर कंट्रोल. अब ये है क्या, सबसे पहले डिफाइन पर्पस ऑफ द डैशबोर्ड, कि अब डैशबोर्ड का पर्पस क्या है. फॉर दिस यू मस्ट बी क्लियर विद आंसर्स फॉर द टू क्वेश्चन, कि व्हाई इज दिस डैशबोर्ड बीइंग क्रिएटेड, आप ये डैशबोर्ड बना क्यों रहे हो. ठीक है, एंड फॉर whom इट इज क्रिएटेड, ये किसके लिए बना रहे हो, कौन से यूजर्स है इसके लिए. डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू एनालाइज डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स. तो जैसे मान लो आप ये सेल्स वालों के लिए बना रहे हैं, दूसरा वाला हम परचेज वाले के लिए बना रहे हैं, दोनों के लिए अलग अलग होगा ऑब्वियसली. ठीक है, हो सकता है कभी कभी सेम भी हो. फॉर एग्जाम्पल सीएफओ फोकसेस ऑन की फाइनेंशियल मैट्रिक्स. अब और इन्वेस्टर को चाहिए क्या होगा, समराइज डैशबोर्ड फॉर ऑल द डिपार्टमेंट. ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द डैशबोर्ड एंड देन कलेक्ट द डेटा अराउंड इट फॉर एक्यूरेट एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग. स्टेप 2 हम क्या करेंगे, जब हमने अगर हमें पता चल गया कि हम क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, गैदर द डाटा इन द फॉर्म ऑफ द टेबल. टेबल के फॉर्म में हम डाटा को क्या करेंगे, हमारी टेबल के फॉर्म में हम उसको डेटा को करेंगे इकट्ठा. ठीक है, एंड देन उसको कन्वर्ट करेंगे पाइवट टेबल में.
फिर हम उसको जैसे मैंने स्टेप्स बताए थे उससे पाइवट टेबल में करोगे. दिस इज डन बाय सिलेक्टिंग द टेबल. वही इंसर्ट टैब पे जाओगे, पाइवट टेबल पे जाओगे, ओके पे क्लिक करोगे और न्यू शीट आ जाएगी. इफ यू वांट 3 pivot charts on interactive dashboard, then you must have 3 pivot tables. Okay, so you can simply duplicate the pivot tables sheet in the Excel workbook. Create chart using pivot table. अब pivot table की हेल्प से हम चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट चार्ट वुड रिप्रेजेंट एवरी प्रोडक्ट मंथली सेल. अब उसके लिए हमें 3 डेटा एंट्री चाहिए होगी. सेल, प्रोडक्ट और मंथ, कि किस प्रोडक्ट की हो रही है, कितनी सेल्स हो रही है, कौन से मंथ में हो रही है. इन द पाइवट टेबल शीट ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करेंगे मंथ डेटा को इन द रो एरिया, प्रोडक्ट इन द कॉलम एरिया एंड सेल को वैल्यू एरिया में. अब इन द पाइवट टेबल एनालाइज ग्रुप क्लिक ऑन द पाइवट चार्ट. अब पाइवट टेबल में पाइवट टेबल से हमें कन्वर्ट करना है चार्ट में. ठीक है, तो हम टेबल से जाएंगे, चार्ट में सेलेक्ट करेंगे सुटेबल चार्ट जिसमें भी हमें चाहिए, ड्रॉप डाउन से क्लिक ओके. हम ओके करेंगे तो चार्ट बन जाएगा. ठीक है, वंस द चार्ट इज क्रिएटेड अब हम स्टाइल कर सकते हैं इज यूजिंग फॉर्मेटिंग ऑप्शन. वही चार्ट टाइटल, लेजेंड्स टू एनेबल, डिसेबल और एडिट द लेजेंड. ठीक है, एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस. अब डेटा टेबल टू इंसर्ट टेबल रिप्रेजेंटिंग ऑल वैल्यूज इन द डेटा टेबल. अब इंटरैक्टिव फीचर्स हम डाल सकते हैं, हम चार्ट को किसी भी तरीके से कर सकते हैं. हम प्राइवेट चार्ट एनालाइज को यूज कर सकते हैं. 7 में हम इंसर्ट टाइमलाइन पे जाएंगे, क्लिक ऑन इंसर्ट टाइमलाइन कि हम टाइमलाइन को इंसर्ट कर रहे हैं. हाउएवर टू इंसर्ट अ टाइमलाइन टू एनी प्राइवेट चार्ट देयर मस्ट बी अ डेट कॉलम इन द डेटा. उस डेटा के अंदर क्या होना चाहिए, डेट का कॉलम, तभी तो टाइमलाइन बनेगी ना कि किस डेट को कितना क्या क्या हुआ. ठीक है, डेट चेकबॉक्स इज टिक बिफोर यू प्रेस ओके. तो इसलिए जो डेट चेकबॉक्स है, हमारा चेकबॉक्स है, उसको हमें टिक करना पड़ेगा कि हमें ये भी चाहिए. यहाँ पे डेट लिखा होगा ना, तो हमें डेट को भी क्लिक करना पड़ेगा, तभी तक ये अनसेलेक्ट होगा. अगर ये हम नहीं करेंगे तो हमारी फिर उससे वो वाली लाइन तो बनेगी ही नहीं, टाइमलाइन तो आएगी नहीं. तो लाइक टाइमलाइन स्लाइसर भी हम ऐड कर सकते हैं ऑन एन इंटरैक्टिव डैशबोर्ड. स्लाइसर करके एक चीज़ होती है. क्या होता है वो, स्लाइसर इज जस्ट अ फैंसी नेम फॉर अ फिल्टर. स्लाइसर क्या है, फिल्टर ही है. तो ऐड अ स्लाइसर परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन वन ऑफ द पाइवट चार्ट टू एक्टिवेट इट. पाइवट चार्ट पे हमने क्लिक किया, इंसर्ट टैब पे गए, स्लाइसर ऑप्शन पे गए, फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स आएंगे, परफॉर्म स्लाइस एंड डाइस ऑपरेशन. बट बिफोर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन यू नीड टू कनेक्ट द स्लाइसर टू द चार्ट. उस चार्ट से आपको स्लाइसर को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा. और उसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, क्लिक ऑन द स्लाइसर. स्लाइसर पे क्लिक करेंगे, उसको एक्टिवेट करने के लिए स्लाइसर टैब पे जाएंगे, क्लिक ऑन द रिपोर्ट कनेक्शन बटन, ये कनेक्ट कर दो भाई. फिर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पाइवट टेबल चेक ऑल द बॉक्सेस. तो सबसे पहले हमें कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्लाइस को एक्टिवेट करना पड़ेगा. स्लाइस को एक्टिवेट किया तो स्लाइसर टैब पे हम क्या करेंगे, इन द स्लाइसर टैब हम रिपोर्ट कनेक्शन बटन पे जाएंगे. फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पाइवट टेबल चेक ऑल द बॉक्सेस. ठीक है, उसमें हम सारे के सारे बॉक्सेस को टिक कर देंगे, तो जिससे हमारा स्लाइसर भी ऐड हो जाएगा. ठीक है, slicer control. Slicers and timelines provide easy visual filtering buttons for reports. To link and single filter control across multiple charts and tables simultaneously, right-click the active slicer box, select report connection, and check all related pivot table. This ensures that the map synchronize perfectly with single click. तो हमने slicer हम ऐड कर सकते हैं जस्ट लाइक अ फिल्टर. टाइमलाइन ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर क्या होना चाहिए, हमारे पास डेट होना चाहिए और वो डेट टिक भी होनी चाहिए. ठीक है, दैट्स इट, कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर. फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन एंड आंसर, इसके फटाफट से उसको कंप्लीट करें. फिर वी विल मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 3.